हाय स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि कैसे किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, क्या बेसिक कॉज होता है। तो हमने उसमें सीखा था कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ का मतलब बहुत ज़्यादा, जो कि करंट के प्रोड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को कैरी करते हैं अपने साथ। ठीक है, ये हमने कल सीखा था। और जो करंट की डायरेक्शन थी वो हम सब मानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, बल्कि होता क्या है, इसके बिल्कुल उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जैक्टली होता यही है, बट करंट मॉडल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए हम करंट की डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट मानते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये हमें याद रखना है। आज हम बात करेंगे, जैसे अगर कोई कंडक्टर है, मान लो एक वायर है, इस वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है बैटरी से। अभी मैं सब कुछ जनरलाइज लेकर के चल रहा हूँ, अभी हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबलाइज करना नहीं सीखा है, वो हम सीखेंगे बाद में। ठीक है, तो हमें अभी केवल समझना है। एक्चुअल में हमें ये समझ में आ जाए कि करंट के फ्लो होने के पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, क्या कॉज होते हैं, तब हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखो, जैसे मैंने कल यहाँ एक बैटरी बनाई थी, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बनाया था और एक छोटा सा नेगेटिव बनाया था, और एक बैटरी ऐसे करके शो की थी। ठीक है, तो शायद आपको याद हो। तो जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, ये वाला एंड पॉजिटिव बन जाता है और ये वाला नेगेटिव बन जाता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, देखो, बैटरी के लगाने से इसमें क्या हुआ, क्या बैटरी ने इसको चार्ज दिया? छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इजी सर्किट से, और एक एक नंबर के बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में भी, उत्तराखंड बोर्ड में भी। तो हमें ये याद रखना है कि एक्चुअल में जो बैटरी होती है, बैटरी करंट का सोर्स है या एनर्जी का सोर्स है, मतलब चार्ज का सोर्स है। क्योंकि देखो, जब तक हम इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि चार्ज, यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, करंट यहाँ से इस तरफ को नहीं जाएगा जब तक कि बैटरी नहीं लगेगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बैटरी लगाई, इसमें चार्ज फ्लो होने लग गया, तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज? नहीं, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी को जब हम इसके अंदर कनेक्ट करते हैं, इसके अक्रॉस टर्मिनल्स में, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बैटरी उसके, ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड सेम वैसा ही है जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। हम हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर उठाते हैं, छोड़ते हैं, तो वो नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी इंपॉर्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। जैसे ही बैटरी को किसी कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने पर होता क्या है, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। ठीक है, अब क्यों जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हमें समझना है इसको चैप्टर में और इस टॉपिक में। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो, जैसे ही बैटरी कनेक्ट की, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मान लो कि इस कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रॉन है ई। जब तक बैटरी नहीं थी कनेक्ट, यहाँ पर था ये, मतलब मान लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव। तो अब जैसे ही बैटरी कनेक्ट की, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर पुश किया, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी मिली। यहाँ पर इसकी एनर्जी जीरो थी, जैसे जैसे यहाँ पर आया, इसकी एनर्जी क्या हुई, इसने एनर्जी और गेन की, और यहाँ पर आके इसने यहाँ से यहाँ तक आने में उस एनर्जी को कंज्यूम भी किया। और इस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने अपने फायदे के लिए, कभी हीटर में, कभी फैन में, कभी एसी में, अप्लायंसेस में। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड से। जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, ग्राउंड को हम जो एनर्जी लेवल है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी यहाँ पर एनर्जी जीरो है स्टार्टिंग में। तो अब जैसे हमने इसको ऊपर उठाया, हम इसको h हाइट तक ले गए, m यहाँ तक, तो यहाँ तक ये h हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इस पे लगा कौन सा फोर्स होगा, इस पे एक फोर्स हमेशा लग रहा होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम इसका वेट बोलते हैं mg। ठीक है, तो अब इसके अगेंस्ट हम इसको उठाने में यहाँ तक ले गए।
तो यहाँ तक ले जाने में इसमें हुआ क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने जो वर्क डन किया वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब एनर्जी का मतलब हो गया वर्क डन, और वर्क डन मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स कितना है एम जी, और डिस्टेंस कितनी है एच। तो यानी कि इतना वर्क डन हमने किया नहीं किया। तो ये हुआ किस में, ये हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल पॉइंट से यानी कि हाइट से फाइनल हाइट तक हम ले जाते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसकी पोजीशन के कारण। किसके कारण, पोजीशन के कारण। तो अब इसमें हुआ क्या, इसमें पोटेंशियल अब जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो इसका पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगा, वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी है और मैटर खुद एक अपने आप में मटेरियल है, ठीक है। तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हाई हाइट से लोअर हाइट, मतलब हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता है, वैसे ही चार्ज पार्टिकल भी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जाते हैं। अब चूंकि चार्ज दो तरह का होता है तो हमें यहाँ दो तरह के लेवल्स की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब जैसे तुमने सुना होगा डैम्स जो बनाए जाते हैं, पानी के जो डैम्स होते हैं वो नॉर्मली ऐसे करके बनाए, तो वो पानी में यहाँ तक भरा होता है, ऊंचाई तक भरा होता है ना। और हमारे घरों में जो टैंक लगाए जाते हैं वो हमेशा हाइट पे ही लगाए जाते हैं, कुछ बहुत ऊंचे हाइट पे। मान लो यहाँ पे हमारा टैंक रखा है ऐसे करके, ये हमारा घर है, तो टैंक ऊंचाई पे क्यों लगाते हैं, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि पानी जो है यानी कि वाटर वो कुछ हाइट पे उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे हम अपना टैप खोलते हैं ग्रेविटी अपना वर्क करती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होना कम कर होती है। तो यानी कि पानी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की ओर जाता है। और सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हाइट, हाइट पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि पानी हमेशा अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ जाता है, यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है। हायर टू लोअर ऑलवेज फ्लो। इस यही रीजन है कि पहाड़ों से पानी नीचे की ओर आता है। कभी आपने ऐसा सुना कि ग्राउंड से पानी पहाड़ों पे जा रहा है, कभी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा ही नहीं। तो ऐसे ही जब बैटरी को हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा, तुम थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर फोकस करते हैं। जैसे मान लो ये है, ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है। अगर यहाँ पर कोई प्लस चार्ज पार्टिकल है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो यहाँ से पॉजिटिव की तरफ भागेगा, क्योंकि चार्ज दो तरह के हैं इसलिए हमें दोनों को समझना है। तो होता क्या है, देखो अब जो पॉजिटिव वाला एंड है जैसे कि इसका ये है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है यहाँ पर, इसको हम ऐसे करके उसको कर दे रहे हैं हायर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर इसका है लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और जैसे ही बैटरी लगाते हैं ये हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाते हैं, मतलब एनर्जी गेन करते हैं। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने के कारण लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं। किसकी ओर जाते हैं, याद रखना, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा माइनस ही हो और प्लस ही, ये प्लस ही हो, ये दोनों माइनस भी हो सकते हैं, दोनों प्लस भी हो सकते हैं। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी लेवल है वो उनमें डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हमारे कंडक्टर में होते क्या है, मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे। अब बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल क्या होता है, चलो बात करते हैं पोटेंशियल के। देखो पोटेंशियल जो वर्ड आज हम इंग्लिश में सुनते हैं, एक्चुअल में ये जर्मन वर्ड है, और जर्मन में भी आया है लैंग्वेज से जिसको हम बोलते हैं। उसमें एक वर्ड होता है पोटेंज, ठीक है। पोटेंज का उनकी मतलब जो उनकी लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज, इसमें मतलब होता है एनर्जी से। क्या है, एनर्जी, ठीक। तो एक्चुअल में पोटेंशियल जो हम वर्ड यूज करते हैं, पोटेंशियल वर्ड रेफर्स द एनर्जी लेवल ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम में कितनी एनर्जी है या उसमें कितना एनर्जी वो कंटेन करता है उस पॉइंट पे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो हम कहेंगे कि वो इज अ वेरी पोटेंशियल,
जैसे कभी कभी आपने सुना नहीं, ये कोई क्रिकेटर अच्छा खेलता है तो कहते हैं इज अ वेरी पोटेंशियल प्लेयर, इज अ वेरी पोटेंशियल स्टूडेंट। कोई पढ़ने में ज्यादा एनर्जी लगाता है, मतलब ज्यादा टाइम देता है, मतलब ज्यादा एनर्जी लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा पोटेंशियल स्टूडेंट है। और आप सब भी ज्यादा पोटेंशियल बने, मैं तो यही कहूंगा। तो देखो हुआ क्या, अब यहाँ पर जो लोअर पोटेंशियल है इसको हम डिनोट करते हैं, मान लो इसको ये ए है और ये वी है, तो इसको वी से डिनोट कर रहा हूं मैं, इस पोटेंशियल लेवल को, मतलब एनर्जी लेवल को वी बी से, और इसको डिनोट करता हूं मैं वी ए से। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल बोलूं, लोअर पोटेंशियल बोलूं, हायर पोटेंशियल बोलूं, या फिर मैं उसको बी ए से रेफर कर रहा हूं, और जो लोअर पोटेंशियल यानी कि कम एनर्जी लेवल जो है हम उसको वी बी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया है। बेसिकली अभी मैंने यही किया है कि बैटरी लगाने से, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से दोबारा देख लो, बैटरी लगाने से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। ये मैं बहुत हायर चीजें बता रहा हूँ आगे की, वरना आपको कंफ्यूजन इसमें लगा रहेगा कि पोटेंशियल होता ही क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा समझना ये है कि बैटरी लगाने पर बैटरी इसमें एनर्जी क्रिएट करती है, एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, क्योंकि चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही समझेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाते हैं, और इसी और इसके अपोजिट हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। अभी तुम इसको ये एक तरह का मिथ है, एक्चुअल में रियलिटी में होता ये है। तो करंट जो है वो केवल एक हमारी अजम्पशन है कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट एक्चुअल में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कंडक्टर में जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, क्या हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टर्म्ड एज द एनर्जी लेवल ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस द बिटवीन द टू पॉइंट, या अक्रॉस द कंडक्टर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें हमें। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा आसान है। अगर आपको पोटेंशियल समझ में आ गया तो मैं समझो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो उसको कुछ ना कुछ मान लो डब्ल्यू एनर्जी मिली उसको, उसने यहाँ तक आने में उसको डब्ल्यू वर्क डन किया, या एनर्जी हम इसको बोलें। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी ए माइनस वी बी, इट इज एक्चुअली द वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज। मतलब कितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव किया और उसने कितना वर्क डन किया, और वर्क डन हमें मिलेगा बैटरी से, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जित वर्क डन को हम चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है। अब देखो ये दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, जब दो पॉइंट के बीच हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिफरेंस देखते हैं, किसमें, जब पर यूनिट चार्ज कितना एनर्जी एक्सपेंस कर रहा है या यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच ही देखा जाएगा, याद रखना। अगर मैं इसके भी पोटेंशियल की बात करूंगा तो ये भी डिफरेंस ही होता है, मगर हम ये हायर क्लास में पढ़ेंगे कि इस पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में। अभी हमें उतना नहीं समझना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप बस इतना याद रखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, बिटवीन द टू पॉइंट्स अक्रॉस द कंडक्टर। तो अब मैं इसको केवल v मान लेता हूँ। ठीक है, मानो इन दोनों के बीच का डिफरेंस v है, तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क का मतलब, वर्क डन का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब जूल, और चार्ज का मतलब कूलम। हमें एसआई यूनिट चाहिए होगी, तो एसआई यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में 1 जूल वर्क डन किया जाए, तो वोल्टेज क्या होगा, देखो 1/1 जूल पर कूलम, यानी कि 1 जूल पर कूलम, इसको बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं 1 बी, तो इसका मतलब 1 वोल्ट का मतलब हो गया 1 जूल पर कूलम। तो अगर तुमसे कहेगा डिफाइन 1 वोल्ट, व्हाट इज द 1 वोल्ट, ऐसे करके, तो 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज अ potential difference between the 2 points of conductor, या फिर across the conductor when 1 coulomb of charge flow from one point to another and work done by this 1 joule। अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में 1 कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या 1 वोल्ट है। और ये सीधे रेफर करता है आपकी बैटरी को। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है, 1 वोल्ट का मतलब हो गया 1 जूल पर कूलम। अगर कहीं 2 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब हो गया 2 जूल पर कूलम। मतलब ये वहां पर ऐसे सिस्टम बैटरी लगी होगी कि जो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितनी एनर्जी देगी, 2 जूल। तो इसके कंपैरिजन में ये तो ज्यादा दे रहा है उतनी एनर्जी को,
तो जैसे यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का मतलब हो गया 12 जूल पर कुलम, मतलब 1 कुलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आना है तो वो 12 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। समझ में आया? तो अब 12 जूल मिल रहा है, इसका मतलब हमें ज्यादा, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतनी ज्यादा एनर्जी, तो ये हमारे लिए फायदे की बात है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे घरों में करंट कितने पे आता है, 220 वोल्ट पे आता है। ठीक है, 220 वोल्ट पे हमारे करंट आता है, इसका मतलब हो गया कि 1 कुलम चार्ज को फ्लो होने में 200 जूल यानी 200 जूल एनर्जी दी जाती है। ठीक है, सोर्स के द्वारा, और ये हमेशा वोल्टेज सोर्स से मिलता है, ये बात याद रखना। ठीक है, इस बैटरी को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एक 100 वोल्ट की बैटरी है। सपोज एग्जांपल देयर इज 100 वोल्ट ऑफ बैटरी एंड 2 कुलम चार्ज, जो क्यू है वो 2 कुलम चार्ज है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन करेगा। मतलब इसमें 100 वोल्ट की बैटरी को एक कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है और उसमें 2 कुलम चार्ज फ्लो होता है, 2 कुलम चार्ज फ्लो होता है। तो बताइए कि इसमें बैटरी का वर्क डन कितना है, यानी कि उनसे पूछेगा फाइंड द वर्क डन। तो सिंपल सा हमें पता है B इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V कितना है 100 और Q कितना है 2, यानी कि 200 जूल। सिंपल सा आंसर। ठीक है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, मगर हम सारे टॉपिक क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब आई होप आपको वोल्टेज समझ में आया होगा। देखो, अब क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती है अगर हमें ये समझ में आ जाए क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, मगर क्वेश्चन करने से भी पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी तो आप ये देखते रह जाओगे क्वेश्चन में करना क्या है, फिर आप बार बार यही सोचोगे मैं ही ऐसा क्यों। चलो, अब हम बात करते हैं, हमने देखो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लिए, चार्ज के बारे में जान लिए। चार्ज क्यों फ्लो होता है, वो होता है वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल के कारण। पोटेंशियल वो रीजन है जो करंट को फ्लो कराता है। ठीक है, चार्ज कैन नॉट फ्लो विदाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? अगर दो जगह एनर्जी लेवल सेम है तो कभी चार्ज फ्लो नहीं होगा। समझ में आया? जैसे कि दो पाइप में अगर सेम हाइट तक पानी फिल है यानी वाटर फिल है, तो कभी एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा, एक में ज्यादा है और एक में कम है तो हाई से लोअर की तरफ आएगा। चार्ज का भी ठीक ऐसा ही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पोटेंशियल इज द रीजन, पोटेंशियल इज अ कॉज ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, चार्ज फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कॉज है। जब तक पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना आप, ये बात बहुत बढ़िया अपने आप में। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के चैप्टर का, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ एक बार इसकी डेप्थ ले लेते हैं, फिर हम सर्किट को सिंबलाइज करेंगे। और क्योंकि हम बार बार देखो ऐसा वायर नहीं बनाएंगे, अभी तो मैं बना रहा हूँ ताकि समझाने के लिए। देखो, अभी मैंने एक कंडक्टर लिया, वायर है मेटल का, इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, मान लो बैटरी है जो 20 वोल्ट की है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कनेक्ट किया ऐसे करके, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। अब करंट की डायरेक्शन मान लो इसमें करंट आई जा रहा है, अब हमें पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। ओम्स लॉ क्या है पहले तो जान लेते हैं। ओम्स, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने मतलब वोल्टेज और करंट इन दोनों में एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन दिया। इन्होंने वोल्टेज और करंट इन दोनों की स्टडी के लिए क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देखो अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस जब तक बैटरी नहीं लगाई जाएगी तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। बैटरी क्या करेगी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में बता चुका हूँ, इट्स refers to the energy level between the 2 points so that the charge can move। ठीक है, ये एनर्जी लेवल इन दोनों के बीच का जो है वो पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि देखो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ समझाने के लिए। ये V है, यहाँ पे I है। एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, जब वोल्टेज 0 है तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि करंट भी 0 है, और वोल्टेज जैसे ही 5 किया तो करंट मान लेते हैं 4 है, 2 है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ।
अब जैसे ही वोल्टेज उन्होंने 10 किया तो ये 4 हो गया, ये 15 किया तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब अगला अगर ये मान लो ये 20 किया, 20 करने पर ये कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब एक सिंपल सा इन दोनों के बीच में रिलेशन नजर आया कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी उसी हिसाब से इंक्रीज हुआ। फिर उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार चलो उल्टा करके देखते हैं। फिर उन्होंने रिवर्स किया, मतलब वोल्टेज को कम किया। अब जैसे जैसे वोल्टेज कम किया तो करंट भी डिक्रीज होने लगा। इसका मतलब यहां से एक चीज समझ में आई कि वोल्टेज की करंट पे जो डिपेंडेंसी है दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंसी है। मतलब करंट जो है वोल्टेज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, या वोल्टेज करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हमें याद समझ में आया कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, और वोल्टेज डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर आप वोल्टेज को दुगना कर दो तो करंट भी क्या हो जाएगा, 2i हो, दुगना 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप वोल्टेज को हाफ कर दोगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, वैल्यू इक्वल क्यों नहीं है अभी हमें डिस्कस करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ओम्स ने जो ओम्स लॉ है यानी जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई वोल्टेज करंट में रिलेशन तो है, अब इनके बीच रिलेशन निकालना था। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्हें सिंपल सा लॉ बताया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अब यही क्यों बोला गया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सबसे पहले हमें याद रखनी है कि जो भी ये चीज डिस्कशन किया जा रहा है वो तब किया जा रहा है व्हेन ऑल द फिजिकल थिंग्स आर कांस्टेंट। मतलब इफ फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज। आप जब भी ओम्स लॉ लिखोगे तो आपको अच्छे से पता होना है फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होगा। इस वायर के बारे में फिजिकल थिंग्स क्या क्या है, देखो सबसे पहले इसकी लेंथ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये चीजें कांस्टेंट हैं तब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही है, इफ द फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमें समझ में आना चाहिए कि अगर मान ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी तो क्या होगा, वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, या हिंदी में इसको ऐसे भी, हिंदी में भी आता है, हिंदी में बोलते हैं कि यदि भौतिक परिस्थितियों को ना बदला जाए तो विभवांतर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, सिंपल सी बात है। तो देखो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, हम वो लगाते हैं। चलो B इज इक्वल टू R इंटू आई, तो कुल मिला के यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये तो R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, N कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, ये एक चीज कांस्टेंट आती है, मतलब ये फिक्स आ रही थी हर बार में, हर बार में चीज फिक्स आ रही थी। जैसे भी मैंने तुम्हें टेबल बना के दिखाई थी ना कि आप हमेशा करोगे बी अपॉन आई तो वो फिक्स आ रहा था। ये क्या है, यही है एक्चुअल में रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है रेजिस्टेंस का, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट कैसी होती है, मेजर कैसे करेंगे इनको। तो देखो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, B की यूनिट होती है वोल्ट, आई का मतलब एम्पियर, शॉर्ट में एएमपी लिखते हैं, हम ए भी लिख सकते हैं। तो देखो बट हमें ऐसा यूनिट चाहिए होगी, तो ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की क्या हो, अगर
कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो वो 1 वोल्ट हो और करंट जो हो वो 1 एम्पियर फ्लो हो, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 वोल्ट पर एम्पियर। इसका मतलब हो गया 1 वोल्ट एम्पियर, और इसको बोलते हैं 1 ओम। ओम बोलते हैं, ठीक है एक्चुअल में, और इसका सिंबल होता है ये जर्मन कैप, ठीक है। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप सिंपल सा कहोगे if the potential difference across the conductor is 1 volt and the current flow through it is 1 ampere, then its resistance is called 1 ohm। मतलब अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर है और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम है, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस की यूनिट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। आई होप आपको याद रहेगा, रखना तो पड़ेगा याद। चलो देखो, एक सर्किट में क्वेश्चन ले लेते हैं इसका एक एग्जांपल। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लो 24 वोल्ट की बैटरी है और उसमें 2 एम्पियर का 2 एम्पियर नहीं 3 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अब हमें बताना है रेजिस्टेंस बताइए, ठीक। तो सिंपल से B इज इक्वल टू आई आर, तो अब हमें R इज इक्वल टू V बाय आई। B कितना है 24 और I कितना है 3, कैंसिल आउट करके कितना आ गया 8 ओम रेजिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। अभी हम इसके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखेंगे, मतलब कंडक्टर को किस सिस्टम में कन्वर्ट कॉम्बिनेशन में या कंबाइन करें कि उनका नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, मीन बाद की बात है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन मकसद है समझना कि ओम्स लॉ क्या होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ होता क्या है। हाँ चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ या वैद्युत परिपथ, कहीं कहीं कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे हम एक बैटरी मानी थी हमने, ठीक है, और इसको प्लस माना था, इसको माइनस, एक छोटा सा वायर था, और वायर कैसे भी हो सकते हैं, ये माइनस है ये ऐसे करके, और इनके बीच में एक स्विच भी लगाया था हमने, स्विच को हम ऐसे करके बताते हैं प्लस। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं एक बैटरी को बार बार ऐसे करके बनाऊं, ऐसे वायर बनाऊं और ऐसे कंडक्टर बनाऊं, तो इन सब चीज से बचने के लिए हमें एक सिस्टम बताया गया कि भाई आप हर चीज को सिंबलाइज कर दो। और हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, साइंस में ज्यादातर चीजों को सिंबलाइज किया जाता है। तो देखो बैटरी के वो सबसे पहले सेल को बात करते हैं, सेल जो बैटरी एक किसी भी सर्किट, पहले तो सर्किट में होते क्या क्या चीजें कंपोनेंट हम बात करें, देखो बैटरी होगी, सेल, सेल भी हो सकते हैं, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वायर होगी, स्विचेस होंगे, और वोल्ट मीटर होगा, आमीटर होगा, ठीक है। अभी हम जनरली इन चीजों की बात करते हैं। तो अब ये बार बार हम बनाने से बेटर है हमें इन चीज का सिंबल दिया जाए। देखो जब हम बात करते हैं सेल की, तो सेल का सिंबल होता है ऐसे करके, एक बड़ा साइन और एक छोटा ऐसे करके। बड़ा वाला बताता है, जो बड़ी लाइन है ये बताती है हायर पोटेंशियल, और छोटे वाली लोअर पोटेंशियल। अब जनरली इसको प्लस लिख देते हैं, इसको माइनस। प्लस माइनस लिखने के पीछे रीजन ये है क्योंकि जब भी हम हायर में से लोअर माइनस करते हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ये माइनस भी हो, ये प्लस भी हो सकते हैं दोनों, बट प्लस अब इसका पोटेंशियल हम मिनिमम ले लेते हैं। मिनिमम जीरो लेने से फायदा क्या होता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम आता है, ठीक है। और अगर मान लो बैटरी है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
अभी मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस का मतलब नहीं बताया, वो डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, ये ध्यान रखना। बैटरी को हम सिंबलाइज करते हैं, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, मतलब दो या दो से ज्यादा सेल को जोड़ो तो वो बैटरी बन जाती है। तो देखो, अगर ये अभी एक सेल है, ऐसे करके कनेक्ट किया, फिर एक और सेल है, ऐसे करके कनेक्ट किया, फिर एक और सेल है, ऐसे करके कनेक्ट किया, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन 1 2 3। देखो 3 सेल कनेक्ट कर दिए तो ये बैटरी बन गई। तो बैटरी का सिंबल सिंबल हम ऐसे बैटरी को ऐसे करके शो करते हैं, ठीक है। अब वायर की बात आएगी, वायर तो वायर सिंपली ऐसे करके। और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या बताता है? वोल्ट मीटर बताता है कि सर्किट के क्रॉस इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखो इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, और यहाँ पे वी बनाते हैं, ऐसे अमीटर होगा। तो इसके लिए इसमें भी सर्कल बनेगा, एक प्लस एक माइनस और ए, ठीक है। अब ये कैसे कनेक्ट किए जाते हैं ये हमें सीखना है। अब एक चीज और रहेगी, वो है रेजिस्टेंस, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। अब मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जब वायर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट की जाती है तो इसमें चार्जेस मूव करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बैटरी कनेक्ट की हुई है। तो अब जब इसके कंडक्टर के अंदर जब चार्जेस मूव करेंगे तो आप सोचो कि पहली बात तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में चार्जेस होंगे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। और जब वो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो जितना स्मूथ मैंने बना के दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गए, रियलिटी ऐसी नहीं होती है। रियलिटी में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर चलते हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 तो ये अपने एटम से टकराते हैं। कोई एटम से टकरा रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी टकराता है, तो उनकी ओर से टक्कर होती है, कोलिजन होता है। और इस टक्कर में होता क्या है, जब भी दो चीजें टकराती हैं तो क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है, फ्रिक्शन होता है, एनर्जी लॉस होती है, और वो एनर्जी लॉस हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं चलने पर थोड़ी देर में क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। वो गर्मी कहाँ से आती है, फ्रिक्शन से आती है, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, फ्रिक्शन ही हीट को जनरेट करता है। तो अब एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों के चलने में क्या होता है यहाँ पे, यानी कि रेजिस्टेंस आता है, उनको हार्ड फील होता है चलने में, इसी चीज को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको कहा जाए कि आप ओपन रोड में दौड़ो, खुले सड़क में हम बहुत तेजी से दौड़ पाते हैं ना, आसान होता है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा, हमें हार्ड फील नहीं हो रहा। वहीं आपसे कहा जाए कि पानी में दौड़ के दिखाओ, आपके घुटनों तक पानी भरा हुआ, और कहा जाए कि चलो दौड़ के दिखाओ, तो आप कैसे दौड़ोगे? प्रॉब्लम होगी ना। तो क्योंकि वाटर में हमें रेजिस्टेंस फील होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस, हमारी एनर्जी उसमें ज़्यादा लॉस होगी, हम ज़्यादा थकेंगे अगर हम पानी में दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पानी हार्ड है किसके कंपैरिजन में, एयर के। एयर में हम इसलिए आराम से दौड़ पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों को डिफिकल्टी तो हो रही है आने में, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो इतना पुश लगा रहा है कि यहाँ तक आ रहे हैं, बट इजिली नहीं आ रहे हैं, ये बात याद रखना। और वो इजिली नहीं आ रहे हैं तो वो रीजन है उसके पीछे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द वर्च्यू बाय विच द कंडक्टर अपोजेस द चार्ज फ्लो। हमें ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो उसमें करंट फ्लो को अपोज करती है। क्या करती है? अपोज। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो इसको देखो, अगर सीधा वायर है तो करंट इजीली फ्लो हो जाएगा ऐसे स्मूथली। अगर कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर भी तो वायर से कनेक्ट होगा, तो हम इसमें ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे करके देखो, ऐसे करके। अब इसमें जो भी करंट आएगा, अब इसको इसमें प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ऐसे करके रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए बनाया जाता है टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके, जिगजैग। क्यों? क्योंकि जो ओपन वायर है उसमें तो स्मूथली करंट फ्लो होगा, और इसमें क्या है, करंट को थोड़ा सा अपोज फील होगा, थोड़ा सा उसको हार्ड फील होगा, इसलिए ऐसे करके बनाया है रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। तो हमें ये सिंबल है, बाकी मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा इसी वीडियो में, आपको दिखाई देगी आपकी स्क्रीन पे, तो समझ में आ जाएगा। अब अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते कैसे हैं। देखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की कंपोनेंट समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। हमारे घरों में जो तार होते हैं ना, वो सब इलेक्ट्रिक सर्किट ही। सर्किट का मतलब हो गया कि भाई करंट यहाँ से जा रहा है, फैन में भी आ रहा है, लाइट में भी आ रहा है, वो कंटिन्यूअस आ रहा है। अगर एक भी जगह वायर कट होगा या ब्रेक होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, अगर हमें किसी कंडक्टर में कनेक्ट करना है बैटरी से, तो सबसे पहले हम कंडक्टर को रेजिस्टेंस के थ्रू स्टडी करते हैं। तो हम देखो रेजिस्टेंस बना दिया मैंने ऐसे करके,
अब इससे कनेक्ट क्या की है, बैटरी। तो बैटरी का मतलब एक बड़ी लाइन होगी जो कि पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया। और दूसरा होता है स्विच। तो स्विच को हम, स्विच मैंने बताया नहीं है, ध्यान रखना, स्विच को हम सिंबलाइज करते हैं ऐसे करके। अगर बीच में डॉट बना हुआ है तो इसका मतलब है ये ऑफ स्विच है। ऑफ का मतलब क्लोज स्विच है। ये क्लोज स्विच का मतलब हमारी हमारी लैंग्वेज में ओपन स्विच है। अगर स्विच ऐसा है तो हम इसको बोलेंगे ओपन स्विच, ठीक है। ओपन स्विच का मतलब हो गया ऑफ सर्किट। अगर बीच में ऐसे करके डॉट बनाया बड़ा सा डार्क, तो इसका मतलब हो गया क्लोज स्विच। क्लोज स्विच का मतलब हो गया इसमें ऑन सर्किट, मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ये याद रखना। अब इसके अलावा ये कितने वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये मेजर करने के लिए हम लगाते हैं वोल्टमीटर। और याद रखना वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। पैरेलल क्या होता है मैं भी बताऊंगा, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा कब लगाया जाता है, इसके टर्मिनल यानी इसके जो दो एंड होंगे उसकी, मान लो ये ए है और ये दूसरा बी है, इसके अक्रॉस, तो ये प्लस ये माइनस। अब अमीटर कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, तो हम यहाँ पे लगाते हैं एक अमीटर ए, ये प्लस ये माइनस। पेपर में हमसे पूछेगा कि वोल्ट मीटर किस अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हैं, अमीटर किस अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हैं, तो तुम याद रखना कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का काम है इसके टर्मिनल यानी इसके एंड के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करना, और अमीटर का मतलब है इसका काम है करंट को मेजर करना। तो इसके लिए इसको सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि पूरा करंट जो है वो वायर में होकर ही तो आएगा। तो जब इसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सारा का सारा करंट इसमें फ्लो होकर के जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट।